हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग भाग 17 वाला हिस्सा देखेंगे, जिसमें भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। देश में हमारी कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है, उसके अतिरिक्त जो है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, कौन कौन सी नहीं किया गया, राज्य भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ये सब वाला जो हिस्सा है वो हम लोग देखेंगे। इस वाले वीडियो से बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2019 पीएससी में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, इसमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा है, कौन सा नहीं है, इस तरीके के सवाल आज के वीडियो से आते रहते हैं, तो हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ठीक है, ये इस चीज़ का भी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। इस वाले वीडियो से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आप लोग को बहुत इसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि भाषा क्या चीज़ होती है। देखिए, भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। ठीक है, एक संवाद स्थापित करने का, एक दूसरे से, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संवाद स्थापित करने का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। इसके अलावा भाषा जो रहती है वो आपके सामाजिक उत्थान, आपके मानसिक चेतना के उत्थान है ना, इसके लिए भी आवश्यक होती है। ठीक है, आपके सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से आपका उत्थान जो है वो भाषा से कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, है ना, उतने ही अच्छे तरीके से विचारों और अभिव्यक्ति, है ना, एक दूसरे को आप विचारों को अपने विचारों से अवगत करा पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ज़्यादा देश तरक्की करेगा। ठीक है, देश और सामाजिक रूप से समाज भी उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। ठीक, तो भाषा ये चीज़ होती है, भाषा। अब देखते हैं अपन, ये भाग 17 का है, भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है वो भाषा संबंधी अनुच्छेदों के बारे में बताया गया। 343 से कब तक, 351 तक। भाग कौन सा है, 17। ठीक है, इसमें पहले देखिए अनुच्छेद 120। अब इसमें जो मैं अनुच्छेद बताते जा रहा हूँ वही अनुच्छेद आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा बताया गया, संसद में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा। अब ये संसद में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, संसद में कौन कौन सा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार की भाषाएं संसद में उपयोग की जाती हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा क्या है, कोई सांसद अगर चाहे तो, मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर कहीं बोलना चाहता है, ठीक है, कोई भोजपुरी में बोलना चाहता है, कोई छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहता है वहाँ, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के परमिशन लेके वहां पर बोल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकता जब तक लोकसभा अध्यक्ष उसको अनुमति न दे दे। लेकिन और ये दोनों भाषा में बोलने के लिए उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वो बोल सकता है। अगर उसको क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोलना है, जैसे कि असम है, असमिया, असम का कोई सांसद आया हुआ है, असमिया लैंग्वेज में उसको बोलना है। ठीक है, अगर कहीं बिहार यूपी साइड का सांसद है, उसको भोजपुरी लैंग्वेज पे कहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ वाले को, सांसद को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कहीं बोलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेके वो उस भाषा में अगर कहीं अनुमति दे लोकसभा अध्यक्ष, तो फिर उसको बोल सकता है। और राज्यसभा में वही उपराष्ट्रपति, सभापति से अनुमति लेके बोल सकता है। उसी तरीके से अब ये देखिए 120 है, 2 को आगे कर दिए, एक को इधर कर दो, 210। ये 210 जो है वो विधानमंडल की भाषा है, ये भी अंग्रेजी और हिंदी ही है। ठीक है, अभी विधानमंडल की भाषा क्या है, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन कोई भी विधानमंडल जो है ना, वो जो है अपनी भाषा जो है, अपनी भाषा जो है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकते हैं। ठीक है, विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करके अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोला जा सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ी में जो है यहाँ के विधायक जो है जो बोलते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी वो लोग बोल सकते हैं विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके, या फिर वो विधानसभा का जो अध्यक्ष रहता है उससे अनुमति लेके क्षेत्रीय भाषा में भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर कहीं बोला अनुच्छेद 210 में विधानमंडल की भाषा में बोला गया है, तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी ये दोनों तो है ही, उसमें तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, अब अपने को देखना है भाग 17 को, ये 5 कुल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया भाग 17 को। ठीक है, अब इसमें सब अलग अलग तरीके की आते हैं। कोई संघ की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा, शास्त्रीय भाषा, ठीक है, और ये 8वीं अनुसूची की भाषा। तो इतने प्रकार की चीजों को हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक, तो संघ की भाषा क्या है, पहला नंबर, संघ की भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये संविधान सभा में इसके लिए बारे में ये बोला गया था, संघ की भाषा और यह राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होगी, तो राष्ट्रभाषा वही होगी जो मैक्सिमम है ना पूरे देश की जो भाषा होगी और जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती होगी। ठीक है, अब इसका संबंध
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल से भी रहेगा। कैसे? देखिए, जो भाषा राष्ट्रभाषा होगी वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती रहेगी। ठीक है, देखिए, संघ की भाषा या राष्ट्रभाषा जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जाती रहेगी। अभी वर्तमान में अगर कहीं पूछे तो राष्ट्रभाषा क्या है, तो कोई नहीं है राष्ट्रभाषा। शुरू में संविधान सभा में जब ये पारित हुआ 1950 के दशक में, ये बोला गया था 1950 में कि जो राष्ट्रभाषा होगी वो शुरुआत में क्या होगी, जो अंग्रेजी रहेगी वो 15 साल तक तो प्रयुक्त होती रहेगी। ठीक है, अब उस समय क्या होगा, 15 साल तक जो है वो अंग्रेजी प्रयुक्त होती रहेगी। ठीक, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कामकाज में क्या कहते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि 5 साल के बाद, है ना, 50 में संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के 5 साल के बाद 1955 में लगभग एक कमेटी गठित की जाएगी, संसदीय समिति गठित की जाएगी, और उसकी सिफारिश पर वो समिति में जो प्राचीन भाषाएं हैं उनके जानकार लोग शामिल होंगे, और उसमें उस समिति जो सिफारिश करेगी उस भाषा को फिर बाद में क्या किया जाएगा, राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा करके। तो 1955 में 1957 में आके एक गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, उसने, ठीक है, तो उसने भी क्या किया, अंग्रेजी भाषा को ही सिफारिश किया, अंग्रेजी भाषा को ही बोला कि राष्ट्रभाषा बसाने की सिफारिश नहीं किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो सहज और सरल है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या है, उस समय देवनागरी लिपि, अब उन्होंने जब संविधान लागू हुआ तो देवनागरी लिपि में, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसको ये बताया कि यहाँ पर जो है वो हिंदी जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसको राष्ट्रभाषा बोला जा सकता है। लेकिन अगर कहीं बोलेगा तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो उसको अभी संविधान में कोई राष्ट्रभाषा के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। सिर्फ आप इतना समझिए कि जो भाषा बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो है क्षेत्र विशेष के बारे में, वो जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को भी प्रदर्शित करेगी, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के द्वारा, ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाएगी वही राष्ट्रभाषा होगी। इसके लिए बताया गया था कि 5 साल के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन उस कमेटी ने भी कोई मतलब अंग्रेजी को बोला था कि राष्ट्रभाषा के मतलब कि बहुत सारे इसमें बोला जाता था करके, लेकिन उसको भी राष्ट्रभाषा का दर्जा बाद में दिया नहीं गया। और उसके बाद बोला गया था कि हर 10 साल में एक कमेटी गठित होगी इसी तरीके से, और वो जो अनुशंसा देगी उसको फिर राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा। लेकिन 1957 के बाद जो है वो कोई भी समिति अभी तक गठित की ही नहीं गई है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रभाषा के लिए उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो देवनागरी लिपि, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसको ये बताया गया था कि ये बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, परंपरा का प्रतीक भी है, उस समय इसको रखा गया था। इसके साथ साथ अंग्रेजी भी उस समय यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, 15 साल तक तो अंग्रेजी को कंटिन्यू रखा ही जाएगा, उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब पे फिर ये लैंग्वेज डिसाइड होगा बोला गया था, लेकिन समिति 1957 के बाद गठित ही नहीं की गई। राष्ट्रभाषा अभी कोई नहीं है। मतलब राष्ट्रभाषा का मतलब मैं समझा दिया, 2 मतलब है इसका, सबसे ज़्यादा जगह पे जो बोली जाएगी, और नंबर 2 क्या, जो भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करेगी वो राष्ट्रभाषा होगी। ठीक है, अभी कोई नहीं है। राजभाषा को देखिए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको इंग्लिश में अगर अपन बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी कामकाज का माध्यम होगी। राजभाषा क्या होता है, सरकारी कामकाज का माध्यम, जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं वो भाषा राजभाषा। अभी राजभाषा क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की हिंदी, जो मतलब जो सरकारी जितने भी कामकाज होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, प्रशासनिक कामकाज जो होंगे वो हिंदी में होंगे, जो राजभाषा है। ठीक है, तो ये राजभाषा होती है। तीसरा नंबर क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। अब ये देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे देखिए यूपी बिहार है ना, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये सब की क्षेत्रीय भाषा बोला गया था उस समय कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में हर राज्य अपने क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज को, है ना, रीजनल लैंग्वेज या क्या कहते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज, तो कोई भी राज्य जो होगा वो स्वतंत्र होगा अपने क्षेत्रीय भाषा को अपनाने के लिए। उस क्षेत्र विशेष में जो भाषा प्रचलित रहेगी उसको वो राज्य अपना सकता है। राज्यों को पूर्ण छूट दी गई थी कि कोई भी राज्य अपने क्षेत्रीय भाषा को अपने हिसाब से उस क्षेत्रीय भाषा को अपना सकता है। असम के लोगों ने असमिया को अपना लिया, उड़ीसा के लोगों ने उड़ीसा को अपना लिया, बंगाल के लोगों ने बांग्ला को अपना लिया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने हिंदी को अपना लिया, बिहार के लोगों ने हिंदी को अपना लिया, यूपी के लोगों ने हिंदी को अपना लिया, हिमाचल के लोगों ने हिमाचली को अपना लिया,
और ठीक है, इसी तरीके से सब क्षेत्रीय लोगों ने तेलुगु, इधर साउथ के लैंग्वेज, साउथ में कर्नाटक में कन्नड़ को, आंध्र प्रदेश में तेलुगु को अपना लिया। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भाषा लोकल लैंग्वेज प्रचलित थी उसको अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपना लिया गया है। तो क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज होती है उसी को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। अब ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में इंग्लिश चलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। ये संविधान में ही बोला गया है। ठीक है। अंग्रेजी में ही पूरी तरीके से उसका जो जजमेंट है वो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में ही बोलते हैं जज लोग, और जो जजमेंट होता है वो इंग्लिश में ही पास होता है। ये इंग्लिश में ही मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के जो वेबसाइट होता है और हाई कोर्ट के वेबसाइट होता है उसमें डला होता है। आर्टिकल 348(2) अनुच्छेद 348(2) उसी से संबंधित है। अनुच्छेद 48(2) के अनुसार हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में बताया गया। एक तो हाई कोर्ट का लैंग्वेज अंग्रेजी होगा बोला गया है, लेकिन अनुच्छेद 348(2) के अनुसार राज्यपाल अगर चाहे, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर क्या कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, है ना, क्या कर सकता है कि जो राज्य है, राज्य के, ठीक है, हिंदी को राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर हिंदी को हाई कोर्ट की भाषा के रूप में, कामकाज के रूप में एक मतलब हिंदी को अप्रूव कर सकता है। ठीक है। जैसे कि कोई राज्य के मतलब विधानसभा चाहती है कि हिंदी को उस हाई कोर्ट की भाषा बनाया जाए, तो हाई कोर्ट में हिंदी का प्रचलन चालू करवा सकता है उस पर्टिकुलर राज्य में। कौन? राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ये कहता है आर्टिकल 348(2). तो हाई कोर्ट में हिंदी चल सकता है अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको अप्रूव कर दे तब। ऐसे फिर इंग्लिश ही चलते रहता है। ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखिएगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया बाद में, उसके बाद कानून मंत्री ने एक रूल लागू किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 लैंग्वेजेस में अपने जो उसकी वेबसाइट होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इंग्लिश लैंग्वेज पे जजमेंट देंगे जज लोग, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? अपनी वेबसाइट पे 9 भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको वेबसाइट पे अपलोड करेगा। तो आप लोग देखेंगे कोई भी जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन 9 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो बाद में ये अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसको रूल लाया गया है कि 9 लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो भाषा बोलेगा तो इंग्लिश है। 348(2) के अनुसार राज्यपाल चाहे तो हिंदी को बना सकता है हाई कोर्ट की भाषा, और 9 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है। लेकिन अगर पूछेगा कि भाषा क्या, तो इंग्लिश ही है। ठीक है। अब शास्त्रीय भाषा देखते हैं, 5वां नंबर। ठीक है। शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। शास्त्रीय भाषा को क्या कहते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। 6 ठो क्लासिकल लैंग्वेज है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब किसको दिया जाता है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के क्राइटेरिया देखिए। बहुत पुरानी भाषा, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी भाषा का 1500 से 2000 साल पुरानी भाषा होनी चाहिए। ठीक है। उसकी अपनी सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, उसका अपना सांस्कृतिक ग्रंथ होना चाहिए उस भाषा का, जिससे प्रमाण मिल सके कि ये बहुत पुरानी भाषा है। उसका अपना ग्रंथ होना चाहिए। वो भाषा किसी से चुराई हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी दूसरे लैंग्वेज का अस्तित्व, किसी भी दूसरे भाषा का वजूद उस भाषा में परिलक्षित नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो 2-3 क्राइटेरिया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिसको मिलने के लिए। ठीक है। एक तो 2000 साल पुरानी हो, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी, उसका सांस्कृतिक महत्व हो, उसका अपना एक ग्रंथ हो, वो दूसरे किसी भाषा का कॉपी न किया गया हो। ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त करने के लिए, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए ये सब क्राइटेरिया अपनाया जाता है। ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। 6 ठो शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी ठो है? शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 शास्त्रीय भाषा हैं। अभी देखिए शास्त्रीय भाषा को कैसे देखा जाता है। ये देखिए, इधर का जो साउथ का जो राज्य है ना, ठीक है, इस साउथ का राज्य में ये 4 ठो जो राज्य है, कर्नाटक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है, और यहाँ क्या है? केरल है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये चारों को कहा जाता है द्रविड़ राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़ राज्य। ये 4 ठो को राज्य को क्या कहा जाता है? द्रविड़ राज्य। तो द्रविड़ राज्य जो बोला जाता है, उसी 4 ठो के लैंग्वेज एक तो शास्त्रीय भाषा में शामिल है। कन्नड़ जो कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, और मलयालम केरल का, ये 4 भाषा जो द्रविड़ भाषा कहलाती है। जो द्रविड़ राज्य है 4 ठो, उसकी भाषा शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में। और 2 ठो और अलग याद रखिएगा,
एक है तो उड़ीसा और एक है संस्कृत, जो बहुत प्राचीन रूप से वेदों की भाषा जो है वो। तो उड़ीसा के ये 400 लगभग 400 ईसा पूर्व क्या किया गया था, अशोक ने उड़ीसा पर, कलिंग पर आक्रमण करके उड़ीसा को जीत लिया था। अब यहाँ पर जो उड़ीसा का जो लैंग्वेज है उड़िया, वो है शास्त्रीय भाषा, बहुत पुराना भाषा है ये भी। और एक है संस्कृत, संस्कृत तो वेदों की भाषा है, तो ये भी सब बहुत पुराना भाषा है, इसका ग्रंथ वंथ सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर 6 भाषाओं को, 4 ठो द्रविड़ भाषा और 2 ठो उड़िया और संस्कृत, 5वां और 6वां, ये 6 ठो भाषा को क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राजभाषा दर्जा देने के लिए, है ना। अच्छा पहले इसको समझिए, शास्त्रीय भाषा समझ में आ गया कितना ठो, 6 ठो है। ठीक है, और इसका भाषा कब दिया जाता है, प्राचीन होना चाहिए, है ना, उसका सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, दूसरे से कॉपी नहीं होना चाहिए, ये होता है आपका शास्त्रीय भाषा। ठीक है, 5 बार पढ़ना, याद हो जाएगा ये। 8वीं अनुसूची की भाषा, टोटल कितने ठो भाषा है, 22 ठो भाषा है 8वीं अनुसूची में, अच्छे से याद रखिएगा, 22 भाषा है टोटल 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 ठो भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 ठो भाषा थी। इसका महत्व क्या है 22 भाषा का, 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल होती है उसी को ही यहाँ पर क्या किया जा सकता है, राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है बाद में चल के, अगर कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करना है। ठीक है, राजभाषा को बाद में चेंज करना है, तो ये जो भाषा शामिल रहेगी 22 भाषा है, उसी को ही, है ना, क्या किया जा सकता है, राजभाषा बनाया जा सकता है। या फिर ये शास्त्रीय भाषा का नहीं, राजभाषा बाद में उसी को राजभाषा बनाया जा सकता है। या इधर भी जो आएगा राष्ट्रभाषा अगर कोई होगा तो यही लैंग्वेज लोग को ही बना सकते हैं, इसमें अगर शामिल नहीं है तो इधर भी राजभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका अपना एक अलग महत्व है। तो 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, टोटल अगर कहीं पूछेगा कितनी भाषाएं हैं, पूछ चुका है 22 भाषा है, 22 भाषा अच्छे से याद रखना। शुरुआत में कितनी भाषा थी बोलेगा तो 14 भाषा थी शुरुआत में। बाद में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक ठो लैंग्वेज जोड़ा गया, सिंधी। बाद में 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 ठो और भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद 4 ठो भाषा बाद में और जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन से, बोर्डो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या, बोर्डो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पहले 14 ठो था, 21वां संविधान संशोधन से 1 ठो, 71वां संविधान संशोधन से 3 ठो, 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा और जोड़ा गया। तो टोटल कितनी भाषा हो गई, 14, 15, 18 और 22 उसके बाद। तो टोटल कितने लैंग्वेज है, 22। ये 22 भाषा को मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये बहुत सारे सवाल बहुत बार पूछ चुका है, पूछेगा। 2019 पीएससी में भी पूछा है कि इनमें से कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी, ठीक है, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी 3 ऐसी भाषाएं हैं जो इसमें 22, ये बहुत फेमस भाषाएं हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली भी जाती हैं, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी, लेकिन है ना, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी। और 4 ठो ऑप्शन देता है, 1 ठो ऑप्शन ये तीनों में से 1 ठो रहता है। ये बहुत फेमस भाषा है, इनको शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इन्हीं पूछता है। तो 1 ठो जो आपका जो ऑप्शन रहेगा ना, वो यही रहेगा। इसको याद रट लेना, अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी शामिल हैं, ठीक है, कौन कौन सी शामिल हैं? असमिया, बंगला, गुजराती। इसको आपको 2-4 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना, ठीक है। एग्जाम होगा तो 1 बार पढ़ के चले जाना। ये इसको याद रखे रहना, इसमें शामिल नहीं है। ये से जो क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा, एकदम रटना नहीं है, लेकिन इसको पढ़ ले रहना। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और एक बोडो जिसको बाद में शामिल किया गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये 22 भाषा है टोटल। ये 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अभी क्या है, वर्तमान में एक ठो विवाद चल रहा है, जो राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्र की भाषा, जो राष्ट्रभाषा है ना, ये तमिल को बनाने की बात चल रही है। तमिल मतलब सबसे ज़्यादा जो बोले जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा मतलब प्राचीन भाषा है, उसी के आधार पर इसको बनाओ बोल रहा है। तमिल और हिंदी में क्या है, विवाद चल रहा है अभी। तो देखिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे प्राचीन हो, जरूरी नहीं कि जो प्राचीन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और बोल पाएँ। भाई, एक
कोई भी भाषा गलत नहीं है, कोई भी भाषा बुरी नहीं है। तमिल अपनी सांस्कृतिक महत्व है तमिल भाषा का, हिंदी भाषा का अपना सांस्कृतिक महत्व है। कोई भी भाषा कम या ज़्यादा अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है। तमिल को भी तमिल जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन भाषा तो है, क्योंकि सांस्कृतिक लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज मतलब प्राचीन भाषा है। लेकिन आप देखेंगे कि साउथ के लोगों को अच्छा समझ में आएगा, लेकिन एक तमिल बोलने वाला अच्छा व्यक्ति हिंदी भाषा को लगभग कुछ चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन एक हिंदी भाषी व्यक्ति जो है वो नॉर्थ से साउथ में जाएगा तो तमिल भाषा को और ये साउथ की जो भाषाएं हैं उसको नहीं समझ पाएगा। तो आप राष्ट्रभाषा इस आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई भाषा कितनी प्राचीन है। आपको ये देखना पड़ेगा, इसका क्राइटेरिया ही यही सिद्ध किया गया है कि जो भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो अभी वर्तमान में अमित शाह ने एक बार बोल दिया था कि राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित करेंगे करके, बाद में लेकिन इसमें विवाद हुआ तो वो फिर यही विवादों के चलते राष्ट्रभाषा अभी तक वर्तमान में घोषित नहीं की गई। शुरुआत में हिंदी देवनागरी लिपि घोषित किया गया था, लेकिन बाद में वो कमेटी जो रिपोर्ट की वो भी ठीक से बताई नहीं, तो फिर ये कुछ किया नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें अभी विवाद भी चल रहा था, तो इस समय समय पे ये विवाद चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको इतने को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।